हेलो प्यारे बच्चों, समय को मत देखो, समय के अनुसार चलते रहो। तो आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका पहला पार्ट हमने बना दिया है और चैनल पर अपलोड भी हो गया है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए क्या किया, हमने इसे दो पार्ट में बांट दिया। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट में हम लोगों ने ग्राफीय विधि से हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करने का समझा था। यहाँ तक कि बहुत ही आसान भाषा में आपको हमने समझाया है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि हमने जो है उसमें बहुत बेसिक से आपको समझाने का प्रयास किया है। और अब जो ये वीडियो बन रहा है, इस वीडियो में आपका जितना भी बचा हुआ है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वृज्ज गुणनखंड विधि और जो भी संगत असंगत से सवाल आता है, उस सारे सवाल को हम इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे। यानी दो पार्ट में आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण खत्म हो जाएगा। यही अगर ऑफलाइन की बैच की बात करते हैं तो इसको पढ़ाने में हम लोग को 15 से 20 दिनों का समय लगता है, परंतु आपको दो वीडियो में ही पूरा प्रोवाइड किया जा रहा है। इसीलिए इसको ध्यान से समझिए। अगर समझने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने सहपाठियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा दूसरा पार्ट है। हम लोगों ने पहला पार्ट में देख सकते हैं ये सब हम लोगों ने जो है पढ़ लिया है। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये देख सकते हैं पहला पार्ट है और हम लोगों ने इस पर बढ़िया से सवाल किया है और समझाया भी है। तो चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा यहाँ से है, क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। तो आप भी कॉपी कलम ले लीजिए और हमारे साथ बनाते चलिए। इससे क्या होगा कि आपको भी समझ में बढ़िया से आएगा। सवाल कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अनुपात A/A1, A/A1, B/B1, C/C1 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में संगत है या असंगत। यानी आपको सिर्फ बताना है संगत है या असंगत, बस आपको चेक करके बता देना है। और चेक करने का तरीका भी बता दिया है कि आपको A1/A2 पर करना है चेक। यानी हमने इसको बताया था कि आप क्या करो, A1/A2 पर आपको चेक कर देना है। तो A1/A1, A2, B1/B2 और बराबर C1/C2, इसी पे हम लोग चेक करेंगे। यानी ये हमारा A1 है और ये हमारा A2 है, यानी पहला वाला पहला के बट्टा होगा तो 3/2 हो गया, बराबर दूसरा वाला दूसरा के बट्टा होगा तो 2/-3 हो गया और तीसरा वाला तीसरा के बट्टा होगा तो 5/7 हो गया। तो आप देख सकते हैं पहला ही हमारा बराबर नहीं है। तो जब पहला बराबर नहीं होता है तो इसी को बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं? संगत। ये हमारा कथी है? संगत। अगर यही से सवाल आ सकता था कि इसका ग्राफ कथी होगा, तो हमने पढ़ा है जब पहला बराबर ना हो तो इसका ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी। ये भी आपको देख लेना है। यही सब्जेक्टिव आ सकता है कि बताइए इसके कितने हल होंगे, तो इसके अद्वितीय हल होंगे यानी एक हल होंगे। यही से एक सवाल और आ सकता है कि बताइए ये क्या है, अविरोधी है, विरोधी है या आश्रित है। तो कहिएगा सर ये अविरोधी है, जो हमने बेसिक में बात किया था। तो ये सवाल हो गया सोल्व। अब चलते हैं अगला दूसरा सवाल पे। दूसरा सवाल है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। इससे हमें अब सोल्व करना है। तो उसी पे हम लोग इसको ले जाके बनाएंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो हो जाएगा 2/4 बराबर -3/-6 बराबर 8/9। तो ये कटेगा तो काट देंगे, 2 दूना 4, 3 दूना 6, माइनस से माइनस कट गया और ये नहीं कटेगा। तो हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2 अब बराबर 1/2। यानी ये बराबर इधर है 8/9। यानी ए वाला मान बराबर नहीं है, शुरू वाला मान बराबर है। तो जब शुरू वाला मान बराबर नहीं हो, शुरू वाला बराबर होता है और अंतिम वाला बराबर नहीं होता है, तो हमने आपको बताया था ये होता है असंगत। क्या होता है? असंगत। कहने का मतलब है कि यह अपने पहले इक्वेशन का जो ग्राफ करता है उस पे दूसरे इक्वेशन को जाने नहीं देता है। यानी इसका ग्राफ क्या बताए थे, अगर एक ग्राफ ऐसे जा रहा है एक लाइन तो दूसरा का लाइन भी इसका इसी दिशा में जाएगा और वो कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ से क्या हो गया? असंगत हो गया। अब यह सवाल आ सकता है कि इसके ग्राफ कैसा बनेंगे, तो समांतर रेखा में बनेंगे। ये भी हमने आपको बताया है। इसके कितने हल होंगे, तो कोई हल नहीं होंगे। काहे नहीं होंगे? क्योंकि जब ये कहीं कट ही नहीं रहा तो इसके हल कहाँ से होंगे। और ये संगत है कि असंगत? तो असंगत है। और ये विरोधी है, अविरोधी है कि आश्रित है, तो ये हो जाएंगे विरोधी है, क्योंकि ये विरोध कर रहा है, कहीं पे इसको कटने नहीं दे रहा है। तो ये सवाल भी हो गया सोल्व। अब चलते हैं चौथा सवाल पे। तो हम लोगों ने क्या किया, संगत और असंगत पहचानना सीख गया।
चौथा सवाल है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन सा युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से आपको हल करना है। पहले चेक करना है संगत है या असंगत है। संगत असंगत चेक करने के बाद हम उसे ग्राफीय विधि से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो चलिए पहले चेक करते हैं। हमारा इसमें 2 सवाल है। पहला सवाल को हम लोग पहले बनाते हैं और चेक करते हैं ये संगत है कि असंगत है। तो पहला सवाल क्या है, x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो इसको चेक करेंगे तो क्या चेक करेंगे, a1 बट्टा a2 पर बराबर b1 बट्टा b2 पर और बराबर c1 बट्टा c2 पर चेक करते हैं। तो पहला का बट्टा पहला, यानी यहाँ पे 1 है, यानी इसको पहला का बट्टा पहला, दूसरा का बट्टा दूसरा करते हैं और तीसरा का बट्टा तीसरा करते हैं। तो 1/2 इधर भी हो जाएगा 1/2 और इधर हो गया 5/10। कटेगा तो हम लोग काट देंगे। तो 1/2 बराबर 1/2 अब बराबर 1/2। इसका तीनों क्या है, जब तीनों बराबर हो तो इसको बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं, संगत। तो ये सवाल बन गया, ये सवाल क्या है, संगत है। अब यहाँ सब्जेक्टिव आ सकता था कि किसके कितने हल होंगे, तो इसके अनेक हल होंगे। और इसका ग्राफ जब एक जाता है लाइन तो दूसरा लाइन भी इसी पे जाता है। इसका ग्राफ ऐसा ही बनता है। ये संगत है और ये आश्रित होते हैं। आपका संगत है तो उस ग्राफीय विधि से आपको हल करना है। कौन विधि से हल करना है, इस सवाल को ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि हमने आपको समझाया है कि ग्राफीय विधि कैसे बनता है। ठीक है, आप पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका दूसरा सवाल भी है, दूसरा सवाल को भी चेक कर लेते हैं कि दूसरा संगत है कि क्या है, असंगत है। तो दूसरे सवाल को चेक करते हैं। तो x - y = 8 और दूसरा है 3x - 3y = 16। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 अब बराबर c1 बट्टा होता है c2, यानी पहला के बट्टा। तो 1/3, तो इधर हो जाएगा -1 बट्टा -3 और इधर हो जाएगा 8/16। तो कटेगा तो 8 दूना 16, ये माइनस से माइनस कट गया। तो 1/3 और इधर हो गया 1/2। यानी इस प्रकार देखा जाए तो इसका ये वाला बराबर नहीं है। और जब अंतिम वाला बराबर नहीं होता है तो ये हमारा होता है असंगत। क्या होता है, ये हमारा होता है असंगत। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने सीख लिया कैसे निकालना है संगत या असंगत। जब तीनों बराबर हो तो भी संगत, पहले वाला बराबर ना हो फिर भी संगत, लेकिन अंतिम वाला बराबर ना हो तो उसे बोलते हैं असंगत। तो हम लोगों ने 2 सवाल बनाया, एक संगत है और एक असंगत है। अब बोला कि अगर संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से क्या करना है, आपको हल करना है, यानी इसका आपको बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, पहला सवाल को हम लोग लेते हैं नेक्स्ट पेज और नेक्स्ट पेज पर सवाल को लिखते हैं हम। सवाल हमारा क्या था, सवाल हमारा क्या है, x + y = 5। x + y = 5। तो यहाँ पे लिख देते हैं x + y बराबर क्या है, 5। और दूसरा सवाल हमारा क्या था, दूसरा सवाल हमारा है 2x + 2y = 10। 2x + 2y = 10, इसको भी लिख लेते हैं। 2x + 2y = 10। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दोनों सवाल लिख दिया। अब बताया था जब ग्राफ खींचना होगा तो पहले क्या करेंगे, एक डिब्बा बनाएंगे। एक डिब्बा बना करके क्या करेंगे, उसमें उसका मान हम लोग कूट करते हैं। उसमें जो है उसका मान हम लोग क्या करते हैं, कूट करते हैं, तब जाके सवाल जो है बन पाता है। ठीक है, तो इसमें मान हम लोग कूट करते हैं, इसके लिए भी डिब्बा बनाएंगे। अब इसको हटाते हैं, एक डिब्बा बनाते हैं अच्छा सा। इसके लिए क्या करेंगे, एक डिब्बा बना लेते हैं और इसके लिए भी क्या करते हैं, एक डिब्बा बना लेते हैं। और डिब्बा बनाने के बाद हम लोग इसमें x y का मान क्या करते हैं, कूट करते हैं। इसके लिए भी x y का मान कूट होगा। ठीक है, x y रहेगा, x y और x y। और यहाँ से 2 बार अपने मन से x का मान कूट करो या y का मान कूट करो या दोनों में से कोई कूट करो। कूट करके हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो मान निकालते हैं, जब हम लोग x = 0 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x + y = 5। तो 0 + y बराबर हो गया 5। तो y बराबर वैल्यू आ गया 5, यानी x का मान 0 और y का मान आ गया 5। एक बार और ले लेते हैं, जब x बराबर हम 2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x + y = 5। तो 2 + y = 5। तो हो जाएगा y = 5 - 2, y बराबर आ गया 3। तो x का वैल्यू 2 लिए हैं तो y का वैल्यू कितना आ गया, 3। अब इसी प्रकार इसमें भी हम लोग बनाएंगे। जब x का वैल्यू कितना ले लीजिए, 0 ले लीजिए।
तो क्या हो जाएगा, जैसे ही x का वैल्यू 0 लेंगे तो 2x प्लस 2y बराबर हो गया 10। तो 2 गुने 0 प्लस 2y बराबर हो गया 10। 0 से गुना होगा तो 0, 0 प्लस 2y बराबर 10। तो हो गया 2y बराबर 10 और एक कट जाएगा, 2 पंचे 10 है। तो y का वैल्यू आ गया आपका 5 और x का वैल्यू आ गया 0। एक बार और हम लोग मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप, x का मान सकते हैं, y का मान सकते हैं। चलिए हम लोगों ने y का मान लेते हैं। जब y बराबर 0 ले लेते हैं हम, तो 2x प्लस 2y बराबर है 10। तो 2x प्लस 2 गुने 0 बराबर होता है 10। तो 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, भगा दिए, सीधे हो गया 10। 2 पंचे 10। तो x का वैल्यू कितना आ गया 5, x का वैल्यू 5 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, हमने लिया था। अब इसका क्या करना है, हमको खींचना है ग्राफ। जो ग्राफ खींचना बहुत ही क्या है, ईजी है। और बहुत ईजी है तो आपको हम बहुत ही ईजी तरीके से ग्राफ खींचना भी सिखाएंगे। चलिए आपको हम ग्राफ खींचना सिखाते हैं और बहुत ही हल्के स्टेप में हम आपको ग्राफ सीखना सिखा देंगे और बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ग्राफ का पेज ले लिया। अब इस पे क्या करते हैं, हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा वैल्यू होता है, ये होता है x का, ये किसका वैल्यू होता है, ये वैल्यू आपका जो होता है ये x का होता है और ये होता है x डैश का, ये होता है y का वैल्यू और नीचे होता है y डैश का वैल्यू होता है। अब यहाँ पे मान कोट करेंगे, x का मान 0 है, y का मान 5 है। तो x का मान 0 है तो यही जगह रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। y का मान 5 है तो यहाँ पे हमारा वैल्यू हो गया, ये हमारा वैल्यू हो गया। x का मान जो 5 है हमारा ये वैल्यू हो गया। तो क्या हो गया 0,5, ये हमारा वैल्यू हो गया 0,5। पहला पॉइंट हमारा यहाँ हो गया। दूसरा पॉइंट है x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। तो x का वैल्यू 2 हमारा है, y का वैल्यू 3 है। 2 इधर से जाएगा, 3 इधर से आएगा, तो इस जगह हमारा हो जाएगा 2,3। इस प्रकार से पहला बिंदु हमने दर्शा दिया। अब जब पहला बिंदु दर्शा दिया तो इसको क्या करते हैं, हम लोग मिला देते हैं। इसको क्या करते हैं, हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, इसको क्या किया हम लोगों ने, इसको लाइन को क्या कर दिए, मिला दिए हम लोगों ने, मिला दिए। अब चलते हैं यहाँ पे, हमारा ये दूसरा पॉइंट था, यहाँ पे हमारा क्या था, ये दूसरा पॉइंट था और ये हमारा पहला पॉइंट था। ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1 का था। अब चलते हैं दूसरा पर, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5 हमारा इसी जगह रहेगा और x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0। तो x का वैल्यू 5 यही जगह हमारा है और y का वैल्यू 0 है, तो 5,0। यानी दूसर का ग्राफ भी हमारा इसी लाइन पे आया। दूसर का जो ग्राफ हमने दिया, दूसर का ग्राफ भी हमारा इसी लाइन पे आया। और हम लोगों ने पहले ही सवाल को चेक किया है, संगत है या संगत। तो ये सवाल निकला है कौन सी, ये सवाल निकला है आपका संगत, यानी एक ही जगह क्रॉस करेगा। ये एक ही लाइन पे क्या करेगा, क्रॉस करेगा। ठीक है, एक ही लाइन पे ये क्रॉस कर रहा है। तो हम लोगों ने पहला ही पढ़ लिया है कि जब तीनों बराबर हो, जैसे हम लोगों ने पीछे इसको सोल्व किया था, देख लीजिए तीनों बराबर है। आज जब तीनों बराबर हो तो संगत, और सवाल में ही देखा था जब संगत होता है और जब तीनों बराबर होता है तो उसका ग्राफ हमेशा संपाती खिंचाता है। वही ग्राफ हमारा संपाती खिंचाया, मतलब एक ही पे दोनों लाइन जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल का भी हम लोगों ने क्या किया, बहुत ही आसान भाषा में ग्राफ खींच लिया। तो अगर आपको ये सवाल समझ में आया तो आप एक बार कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ सर हमको समझ में आया। इससे थोड़ा क्या होता है, हम लोग को अच्छा लगता है आप लोग का जब कमेंट देखते हैं तो, और आपका हर एक कमेंट हम लोग पढ़ते हैं, इसीलिए कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। चलते हैं अब अगले सवाल पे, और यहाँ से एक नई पहल की शुरुआत हो रहा है। हम लोगों ने ग्राफीय विधि तक पूरी तरह से आप लोग पढ़ लिए। अब चलते हैं नया विधि, प्रत्यास्थापन विधि। बच्चा इस विधि का नाम सुनते ही भागता है। ऑफलाइन बैच में जब हम लोग पढ़ाते हैं तो बच्चा कपकपाता है, तो आपको कपकपाने की आवश्यकता नहीं है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हम प्रत्यास्थापन विधि समझाएंगे। इसीलिए ध्यान से देखिएगा और आपको समझ में आएगा। एक ही बार में हम आपको समझा देंगे। क्या करा, प्रत्यास्थापन विधि से हल करना है, सीधा सी बात है। जब भी प्रत्यास्थापन विधि कहें आपको कुछ नहीं करना है, आपके दिमाग में 2 चीज आना चाहिए। पहला बात कि हमको हल्का समीकरण चुनना है, यानी हम प्रयास करेंगे कि दोनों में जो हल्का समीकरण हो वहाँ से हम उसको चुन लेंगे, और चुनने के बाद वहाँ से x और y का मान में दोनों में से कोई एक निकालेंगे। या तो x का मान निकाल लीजिए और y का मान निकाल लीजिए। अब जहाँ से निकालेंगे उस समीकरण को छोड़कर दूसरे समीकरण में उसका मान कूट कर देंगे, और जैसे ही कूट करेंगे हमारा आंसर निकल जाएगा। तो बहुत ही आसान है प्रत्यास्थापन विधि। प्रत्यास्थापन विधि में देखिए हम क्या करते हैं, करना क्या हमको है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, इसको प्रत्यास्थापन विधि से क्या करना है, हमको हल करना है। तो समीकरण 2 है, हम इसको नीचे लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। x
प्लस वाई बराबर है 14। ये हमारा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब दोनों को देखा जाए तो हल्का कौन सा समीकरण है, कहेगा सर दूसरा हल्का समीकरण है। तो इस दूसरा जो हल्का समीकरण है यानी सिंपल समीकरण है, तो यहाँ से हम x या y में दोनों में से किसी एक का मान निकाल लेना है हमको। तो हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4, माइनस में इधर आ गया तो प्लस में। क्लियर, ये हो गया समीकरण नंबर 3। इतना ही काम ही करना है। ये आप 3 नहीं भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्या करेंगे, x के मान को जहां से निकाले हैं उस समीकरण को छोड़ के दूसरे समीकरण में क्या करेंगे, कूट कर देंगे। तो दूसरा में से निकाले हैं तो दूसरा में नहीं रखेंगे, हम रखेंगे पहला में। तो वही लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी दूसरा से निकालना है तो दूसरा में कूट नहीं करेंगे, 1 में हम लोग क्या करेंगे, उसका मान कूट कर देंगे। तो 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। तो क्या हो जाएगा, x के जगह पे क्या लिखेंगे, x के जगह पे लिखेंगे 4 प्लस वाई, यहाँ पे दिए हुए हैं तो 4 प्लस वाई बराबर हो गया 14। तो क्या हो जाएगा, 1 y 2 y बराबर 14। 4 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो गया माइनस में, तो 2y बराबर हो गया कितना 10। 2 से कट जाएगा तो y का वैल्यू कितना हो गया 5। बहुत ही आसान था, हम लोगों ने क्या किया, y का मान निकाल लिया। अब y का मान क्या करना है, जो नया समीकरण बनाए थे ना उसमें कूट कर देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो वही लिखेंगे y का मान, आप किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 3 में रखने पर, 1 में रखिएगा तो भी निकलेगा, 2 में रखिएगा तो भी निकलेगा। समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x बराबर 4 प्लस वाई। तो x बराबर हो गया 4 प्लस y का मान है 5। तो x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया 9। तो इस प्रकार से नीचे लिख देंगे, अतः क्या हो गया, x बराबर 9, क्या लिखेंगे, x बराबर 9 और y बराबर 5। इस प्रकार से क्या होगा, ये हमारा आंसर हो गया। तो आप प्रत्यास्थापन विधि सीख लिए। प्रत्यास्थापन विधि बहुत ही आसान है। क्या बताया कि जो 2 को समीकरण देगा उसमें से हल्का समीकरण में से क्या करेंगे, हम x या y का मान निकाल लेंगे। x या y का मान निकालने के बाद जिसमें से निकालेंगे उसको छोड़ करके दूसरे समीकरण में क्या करेंगे, उसका मान कूट कर देंगे। तो 2 में से निकाले हैं तो 2 में नहीं रखेंगे, 1 में कूट कर दिए हैं। 1 हमारा x प्लस वाई बराबर 14। तो x बराबर 4 प्लस वाई है, तो x की जगह पर 4 प्लस वाई लिख दिया, y के y है, इधर हो गया 14। तो 1y हो गया 2y, 4 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 14 में से 4 जाएगा तो 10, 2 इधर है, बटा में आएगा तो 2 पंचे 10। y का मान कितना हो गया 5 हो गया। अभी y का मान क्या कर दिया है, आप 1 2 3 कहीं भी रखिएगा तो आपका x का मान निकल जाएगा। तो हमने 3 में रख दिया है, तो y की जगह पे 5 रखे तो 4 और 5 कितना हो गया 9। इस प्रकार से हमारा x और y का वैल्यू निकल जाता है। जो प्रतिस्थापन विधि बहुत ही ईजी है, आप लोगों ने देखा। चलिए एक सवाल और करते हैं इस पर, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सवाल क्या है, सॉल्यूशन लिख के पहले सवाल को हम लिख देते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 3, ये हमारा पहला समीकरण है। कौन समीकरण है, पहला समीकरण है। और एक समीकरण हमारा क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 9, ये हमारा कौन समीकरण है, दूसरा समीकरण है। तो हम प्रयास करेंगे कि हमारा हल्का समीकरण होना चाहिए। इससे क्या होगा, सवाल बनाना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अगर देखा जा रहा है तो 1 और 2 में हमारा 1 जो है थोड़ा ठीक ठाक है। तो 1 से क्या करेंगे, हम x या y का मान निकाल लेंगे। तो जो आसान होगा वही निकालेंगे। तो यहाँ पर y का मान निकालना क्या है, आसान है, तो हम y का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं, y का। तो 3x, 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, y माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी इसको मान लिया समीकरण नंबर 3। यहाँ से हम y का मान निकाल लिए, यानी y के जगह पर हम 3x माइनस 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और आपको इतना लिखना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, वही लिख देते हैं। y का मान कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, हम तो 1 से निकालवे किए हैं, तो जिससे निकालते हैं उसमें रखते नहीं हैं, तो कहाँ रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखते हैं। 2 क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 9। तो हम क्या करेंगे, y के जगह पर हमको ये मान रखना है। तो 9x के 9x रहेगा माइनस 3, और y के जगह पे क्या लिखेंगे, 3x माइनस 3 लिखेंगे, बराबर हो गया 9। तो 9x
माइनस 3 9 एक्स, अब माइनस 3 9 बराबर हो गया 9। अब 9x प्लस में और 9x माइनस में, तो जब 9x प्लस में और 9x माइनस में है तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा यहीं पे। तो 9x से 9x क्या हो गया, कट गया। तो इधर बचेगा 9, उधर जाएगा, यानी इधर हो गया -9, इधर हो गया 9। यानी यहाँ पर x और y का मान निकल नहीं रहा है। निकल नहीं रहा है मतलब इस सवाल में संभव नहीं है कि हम x y का मान निकाल सकते हैं। तो जब नहीं निकलेगा तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः इसका मान, या लिख दीजिएगा अतः यह संभव नहीं है। अतः यह संभव नहीं है। यहाँ पर x y का मान निकालना संभव नहीं है। ऐसे भी जिस भी समीकरण का अगर हम a1/a2 b1/b2 और c1/c2 करते हैं और उसका मान हमेशा समपाती आता है, तो समपाती में x y का मान जल्दी नहीं निकलता है। तो इस प्रकार से ये सवाल भी हमारा हो गया सोल्व। अब चलते हैं आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं तो अगला हम लोगों ने अभी प्रतिस्थापन विधि देख लिया। अब चलते हैं विलोपन विधि में। तो बोला है कि निम्न समीकरणों के, क्या बोला है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि, कौन विधि से, विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी इसमें जो सवाल दिया है आपको दो विधि से हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, और आपको बताना है कि आपको कौन सी विधि अच्छा लगा। तो हम लोगों ने क्या किया, प्रतिस्थापन विधि बनाना सीख लिया। अब पढ़ते हैं विलोपन विधि। तो इस सवाल को हम दोनों विधि से बनाएंगे और आप लोग ध्यान से देखिएगा। सवाल को हम लोग दोनों विधि से बनाएंगे। तो पहले चलते हैं सवाल को विलोपन विधि से बनाने, क्योंकि हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि सीख लिया है। तो पहले हम लोग किस विधि से बनाएंगे, तो सर हम लोग पहले बनाएंगे विलोपन विधि से बनाएंगे। विलोपन विधि का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, विलुप्त हो जाना, किसी एक मान को विलुप्त कर देना है। पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। तो x + y बराबर है 5 और दूसरा है 2x - 3y बराबर है 4। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। विलोपन विधि में क्या करना होता है, ध्यान से सुनिए। क्या करना होता है, x और y, देखिए चर मान x और y है, तो हम दोनों समीकरण में क्या करते हैं, या तो x को बराबर करते हैं या y को बराबर करते हैं। ध्यान से सुनना, या तो इधर 2x है तो इधर भी हमको 2x करना पड़ेगा, या इधर y 3 है तो इधर भी हमको y करना पड़ेगा। यानी क्या करते हैं, हम x या y के दोनों के में से किसी एक के मान को दोनों समीकरण में बराबर करके, अब बराबर करने के बाद क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। जोड़ते हैं तो चिन्ह बदल करके क्या होता है, एक मान कट जाता है, और जब एक मान कट के यानी विलुप्त हो गया तो इस प्रकार हमारा दूसरा मान क्या होता है, फटक से निकल जाता है। तो विलोपन विधि में ऐसा ही करना होता है। तो विलोपन विधि में बोले हम किसको बराबर करें, x को बराबर करें या y को बराबर करें। चलिए हम लोग क्या करते हैं, x को बराबर करते हैं। तो जब x को बराबर करेंगे तो इधर नीचे है 2x और ऊपर में सिर्फ x, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सर ऊपर 2 से क्या करना पड़ेगा, गुना करेंगे। जब से जैसे ही ऊपर 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x और नीचे भी 2x, यानी मान क्या हो गया, बराबर। आज जब मान बराबर हो जाएगा तो सवाल में क्या करेगा, वो विलुप्त हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, गुना कर दिए, तो नीचे जो है कितना से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे, क्योंकि नीचे मान बराबर है तो नीचे 1 से गुना करेंगे, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण जब चिन्ह बराबर हो, इसका भी प्लस में इसका भी प्लस में, तो समीकरण घटाएंगे। और चिन्ह जब विपरीत हो, अगर यहीं पे हम y को बराबर करते 3 से गुना करके, तो चिन्ह विपरीत था तो यहाँ पे समीकरण क्या करते हैं, हम जोड़ते। जब चिन्ह विपरीत रहेगा तो समीकरण को जोड़ेंगे, और जब चिन्ह एक जैसा रहेगा तो समीकरण को घटाएंगे। तो यहाँ पे x का दोनों चिन्ह प्लस में है तो समीकरण को क्या करना है, हमको घटाना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 - 2 से, तो 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 2y बराबर 5 दूना 10। निष्का को लिखिए 2x - 3y बराबर 4। और जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस में है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस। तो 2x से 2x क्या हो गया, कट गया, यानी विलोपित हो गया। इसी के लिए इसका नाम पड़ा विलोपन विधि, और बहुत ही अच्छा विधि है। ये विधि आपके एग्जाम में पूरी तरह से आता है। एक तो फिक्स आता है 2 नंबर में, कि या तो कह दे देगा, कहेगा इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करें, या कहेगा विलोपन विधि से हल करें। तो दोनों विधि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर विधि का नाम ना कहे, सीधे कहे x और y का मान निकालो, तो आपका अनुसार आप जो मन करे आप जो विधि से इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए 2y भी प्लस में 3y भी प्लस में हो गया कितना, तो आपका हो जाएगा 5y। तो लिखते हैं 5y, और 10 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। तो y का वैल्यू आपका कितना आ गया, 6/5 आ गया। y का वैल्यू निकल गया। अब y का वैल्यू क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में कूट कर देंगे तो हमारा किसका वैल्यू निकल जाएगा, हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो निकाल देते हैं y का मान
समीकरण किस में रखिएगा, एक में रख देते हैं, एक में रखने पर जैसे ही एक में समीकरण में रखिएगा तो एक हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। तो हमारा y का वैल्यू कितना है, x की जगह पर x रहेगा, y का वैल्यू आया है 6/5, तो बराबर हो गया 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 6/5, एक बट्टा में करेंगे 1, तो x बराबर हो जाएगा लसा 5, 50 25 -6, तो x का वैल्यू कितना आ गया 19/5, यानी 19 कितना आ गया आपका 5 आ गया। तो इस प्रकार नीचे लिख देंगे क्या, अतः x बराबर 19/5 और y बराबर आ गया 6/5। ये बोला दोनों विधि से बनाने के लिए, तो हम लोगों ने क्या किया, विलोपन विधि से सवाल को हल कर दिया और विलोपन विधि ऐसा ही बनता है। अब इसी सवाल को हल करना है प्रतिस्थापन विधि से और बताना है कि कौन सी विधि आपको अच्छा लगा। चलिए इसी सवाल को एक बार और हम लोग करते हैं प्रतिस्थापन विधि से सोल्व। तो प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करते हैं तो हम लोग लेते हैं नेक्स्ट पेज, और हमारा नेक्स्ट पेज जैसे ही लेते हैं तो सवाल है x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर कितना है 5। हम लोग इसको कौन विधि से हल करने जा रहे हैं, तो हम लोग इसको हल करने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला समीकरण। और हमारा दूसरा समीकरण क्या था, 2x - 3y बराबर 4, 2x - 3y बराबर कितना हो गया 4, ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या बताए थे, थोड़ा इजी समीकरण ढूंढेंगे और वहाँ से x और y का मान निकाल करके जिसमें से निकालेंगे उसको छोड़ के बाकी समीकरण में क्या कर देंगे, कूट कर देंगे। तो यहाँ पे इजी समीकरण वही है, तो x का मान यहीं से निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 - y, समीकरण नंबर कितना हो गया 3। अभी x का मान कहाँ रख दें, तो सर x का मान समीकरण 2 में रखाएगा। समीकरण 2 में इसलिए रखाएगा क्योंकि हमने समीकरण 1 से निकाला है, तो समीकरण 1 से निकाला है तो उसमें नहीं रखते हैं, समीकरण 2 में रखने पर जिसमें से निकालते हैं उसमें नहीं रखते हैं। तो 2 हमारा है 2x - 3y बराबर 4, तो 2x का जगह पे क्या लिखेंगे 5 - y - 3y बराबर हो गया 4, तो 5 दूना 10 - 2y - 3y बराबर हो गया 4, तो 10 - 5y आपका हो गया 4, तो 10, 4 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, -5 इधर आएगा तो प्लस में, 10 में से 4 जाएगा 6, इधर हो गया 5y, 5 गुना में इधर आएगा तो बट्टा में, तो 6/5 ये हमारा क्या हो गया आंसर। y का मान कितना निकल गया 6/5, और इधर कितना निकला था y का मान, 6/5, यानी हमारा सवाल सही जा रहा है। अब इस y के मान को क्या कर देना है, y के मान को कूट कर देना है, कौन समीकरण में रख दीजिए, 1 में रखिए, 2 में रखिए या 3 में रखिए, तो आसान होगा कि हम कहाँ रख देंगे 3 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 5 - y, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 - 6/5, इसके बट्टा में 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, लसा हमारा हो गया 5, 50 25 -6, तो x बराबर हो गया 19/5। यहाँ भी आंसर हमारा वैसे ही आया, तो लिख दीजिए अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। हम लोगों ने दोनों विधि से सवालों क्या कर दिया, हल कर दिया। और आपसे पूछा था लास्ट में कि आपको कौन सा विधि अच्छा लगा, तो आप कमेंट में हमको बताइए कि आपको कौन सा विधि अच्छा लगा। जो विधि अच्छा लगा आप उसको लिख दीजिए, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। तो हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि एक ही सवाल में बढ़िया से फिर क्या किया, हमने समझने का प्रयास किया। आप चलते हैं अगला सवाल, दूसरा सवाल है। अब इसको जो है जो विधि अच्छा लगा, हमने आपको दोनों विधि बता दिया, तो हम दोनों विधि से आप बना सकते हैं। तो हमारा दूसरा सवाल यहां से उतारते हैं। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या है, 3x + 4y बराबर 10, समीकरण नंबर 1, और दूसरा है 2x - 2y बराबर 2, समीकरण नंबर 2। अब इसको बनाना है दोनों विधि से, तो हम लोग बनाते हैं विलोपन विधि से। हमको तो विलोपन विधि अच्छा लगा, आपको कौन विधि अच्छा लगा आप कमेंट में बताएं, क्योंकि विलोपन विधि बहुत आसान तरीके से बन जा रहा है। प्रतिस्थापन विधि भी हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन आपको जो अच्छा लगे आप उसी विधि से बनाइए, क्योंकि आपको समझाना मेरा काम है। तो हमने क्या किया, अभी सवाल को हम बनाते हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में क्या पता है, या तो दोनों में x या y को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर x 3 है, यहाँ पे 2 है, बराबर नहीं है। यहाँ पे y 4 है, यहाँ पे -2 है, ये भी बराबर नहीं है। तो आसान होगा y को बराबर कर दे, जैसे ही 2 से गुना करेंगे 2 दूना 4, और ऊपर भी 4 है, सीधा बराबर हो गया।
तो ऊपर कितना गुना होगा, 1 से गुना होगा। तो समीकरण को यहाँ क्या कर देंगे, विलोपन विधि में हम इसको बना रहे हैं विलोपन विधि से। तो समीकरण को क्या करेंगे, समीकरण को यहाँ पे कैसे करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे। तो समीकरण को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, तो समीकरण 1 जोड़ 2 से क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि चिन्ह कटी है, चिन्ह विपरीत है, एक प्लस में और एक माइनस में। जब चिन्ह विपरीत हो तो जोड़ते हैं, जब चिन्ह सेम हो तब घटाते हैं। तो जोड़ दिया समीकरण 1 जोड़ 2 से, तो हो जाएगा 3x + 4y बराबर हो गया 10। अब इसको देखिए 2 दूना 4x - 4y बराबर कितना हो गया, 2 दूना 4, तो प्लस माइनस कट गया, 3 4 7x बराबर 10 4 14। बहुत आसान हो गया, 7 दूना 14, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब x का मान क्या कीजिए, समीकरण 1 या 2 में से किसी में पुट कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम 1 में ही रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 में रखने पर एक हमारा क्या है 3x, एक हमारा है 3x माइनस प्लस है प्लस 3x + 4y बराबर 10। x का वैल्यू 2 आया है, तो 3 × 2 + 4y बराबर 10। 3 दूना 6 + 4y बराबर कितना हो गया 10। तो 4y बराबर 10 - 6, तो 4y बराबर हो गया 4 से 4 कट गया, तो y का वैल्यू कितना हो गया 1। तो नीचे लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। इस प्रकार से क्या किया हमने, इसको विलोपन विधि से क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। आप क्या करना है, आपको इसको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करके हमको बताना है कि सर हमने दूसरा नंबर सवाल को प्रतिस्थापन विधि से सोल्व किया है। तो इस प्रकार से ये भी सवाल हमने क्या कर दिया, बना दिया। अब इसका तीसरा सवाल है और उसको हम लोग सोल्व करते हैं। तीसरा सवाल है 3x - 5y, 3x - 5y तीसरा सवाल है। 3x - 5y, 3x - 5y -4 बराबर 0। और एक सवाल और है इसमें, 9x बराबर 2y + 7, 9x बराबर 2y प्लस हो गया 7। तो पहले क्या करते हैं, हम इसको सजा लेते हैं, सजा लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3x - 5y बराबर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो गया समीकरण नंबर 1। और इसे भी सजा लेते हैं, 9x 2y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर 7 समीकरण नंबर 2। अब हम इसको बनाते हैं, तो हम क्या करें, इसको किसको बराबर करें, x को बराबर करें कि y को बराबर करें। तो यहाँ पे x 3 है और यहाँ पे y कितना है 9 है। तो अगर यहाँ पे हम 3 से गुना कर देंगे तो 3 3 आए 9, यहाँ भी 9 है, बराबर हो गया। हमको किसी एक को ही बराबर करना है, तो बराबर हो गया। तो समीकरण क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ पर समीकरण क्या करेंगे, समीकरण घटाएंगे। समीकरण 1 घटाओ 2 से, क्यों, क्योंकि चिन्ह दोनों का सेम है। तो 3 से गुना कीजिए तो 3 3 आई 9x माइनस 3 5 15y गुना सब में होगा बराबर 4 3 आई 12। अब उसको सेम टू सेम लिख दीजिए, 9x - 2y बराबर 7। चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो माइनस ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। 9x से 9x कट गया, 15 में अब माइनस में प्लस 2 है तो हो गया माइनस 13 14 15 यानी माइनस 13y बराबर 12 में से 7 जाएगा तो कितना हो गया 5। तो y का वैल्यू कितना हो गया 5 माइनस 5 बटा हो गया 13, y का वैल्यू निकल गया। अब इस y का वैल्यू को कहाँ कूट कर दे, y के वैल्यू को समीकरण कहाँ कट कर देते हैं, 1 में कूट कर देते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो एक क्या है 3x - 5y बराबर 4 है। तो 3x - 5 गुने y का वैल्यू है -5 बटा 13 बराबर हो गया 4। तो 3x माइनस माइनस प्लस 25 बटा 13 बराबर हो गया 4। अब बराबर हो गया 4 तो क्या करेंगे, इधर लेंगे तो इधर हो जाएगा 3x बराबर 4 अब माइनस इधर अब 25 तो 25 अब बट्टा में हो गया 13, एक बट्टा में कितना हो जाएगा 1। तो 3x बराबर क्या हो गया, लसा हो गया हमारा 13, 13 चौका 52 और माइनस 25। तो क्या हो गया 3x बराबर आपका हो गया, घटाएंगे तो 27 अब बट्टा में कितना हो गया 13। तो x बराबर क्या हो जाएगा 27 बट्टा में 13, 3 गुना में इधर आएगा तो बट्टा में, तो क्या हो जाएगा हमारा पलट जाता है। तो 3 नमा 27, तो x का वैल्यू कितना हो गया 9 बट्टा 13। इस प्रकार से ये भी सवाल हो गया सोल्व। तो लिख देंगे अतः x बराबर 9 बट्टा 13 और y बराबर कितना आया था -5 बटा 13।
ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, सवाल हमारा हो जाएगा 16। क्लियर। तो ये सवाल भी हमारा क्या हो गया, बन के हो गया रेडी। तो इस प्रकार से सवाल को बनाना बहुत ईजी था, जो हम लोगों ने क्या कर दिया, बना भी दिया। ठीक है। अब बना दिया तो क्या करते हैं, चलते हैं आगे। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि पढ़ लिया। अब चलते हमारा एक विधि है ब्रज गुणनखंड विधि। ब्रज गुणन विधि क्या है, हमारा एक टॉपिक है ब्रज गुणन विधि। इसको अब ध्यान से समझना है, क्योंकि ये विधि स्पेशल आपके एग्जाम में आता है। ब्रज गुणनखंड विधि से आपको ज्ञात करना है और बहुत ही आसान है। इसको ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है और हम लोग जो है इसे बहुत ही आसान विधि से हम लोग इसको बनाएंगे भी। तो चलते हैं अपने सवाल पे और इसे बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। विधि का नाम क्या है, ब्रज गुणन विधि। निम्न रैखिक समीकरणों के युग में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका एक कौन हल है, अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, या अनेक की अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। यानी पहले हमको करना है चेक, और चेक करने के बाद अद्वितीय हल वाला कंडीशन आएगा। कंडीशन क्या बताते हैं, जब पहला बराबर ना हो, a1/a2 करेंगे, अब b1/b2 करेंगे, जब पहला बराबर ना हो तब हमारा उसका हल होता है अद्वितीय। अद्वितीय आएगा तब बनाएंगे ब्रज गुणनखंड विधि से। तो जब सवाल जैसे बोले हमको तो ऐसे ही चलना है। तो चलते हैं सवाल पे, और सवाल पे चलते हैं तो पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको चेक करते हैं। तो चेक करेंगे तो लिखते हैं सॉल्यूशन और इसको चेक करते हैं। चेक करते हैं, सवाल उतार देते हैं। x - 3y बराबर कितना है 0, 3x - 9y, ये माइनस में इधर आएगा तो हो गया प्लस में, यहीं से कर दिए। अब इसको चेक करिए। तो चेक करने का फॉर्मूला क्या बताए थे, a1/a2 b1/b2 और c1 बट्टा होता है c2। तो a1/a2 यानी एकरा पहला के बट्टा करते हैं तो 1/3 बराबर एकरा बट्टा करेंगे तो हो गया -3 बट्टा -9, और दूसरा हो गया 0/2, माइनस माइनस कट गया, 3 3 9, तो 1/3 और इधर हो गया 0। क्या हो गया 0। तो देखिए पहला बराबर है लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। तो जब पहला बराबर हो अंतिम वाला बराबर नहीं हो तो ये इसके हल कितने होते हैं, तो इसके कोई हल नहीं होते हैं, इसके कोई हल नहीं होते हैं, इसके कोई हल नहीं होते हैं। ठीक है, कोई हल इसके नहीं होते। हम लोगों ने पढ़ा था a1/a2 b1/b2 और c1/c2। पहला बराबर न होता है तब अद्वितीय हल, तीनों बराबर हो तो अनेक हल, अंतिम वाला बराबर नहीं हो तो कोई हल नहीं, क्योंकि ये कहीं पे करता ही नहीं है। एक इसका ग्राफ ऐसे जाता, हम लोग पढ़ते हैं ना, ऐसे जाता है तो एक दूसरा भी ऐसे ही जाएगा, यानी एक दूसरे के समांतर जाता है तो ग्राफ समांतर बनता है, कोई हल नहीं होता, ये विरोधी है। ठीक है, असंगत है। तो यहाँ से कोई हल नहीं है, तो जब कोई हल नहीं है तो हमको ब्रज गुणनखंड विधि से इसको नहीं बनाना है। सवाल क्या बोला है, अगर अद्वितीय हल होगा तभी हमको बनाना है। तो चलते हैं अगला सवाल पे, अगला सवाल को फिर चेक करते हैं हम। तो इसको भी चेक कर लीजिए पहले, a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर c1/c2। तो पहला है 2/3, तो लिखे 2/3 बराबर 1/2 अब बराबर 5/8। तो इसका पहला ही बराबर नहीं है, तो जब पहला बराबर नहीं होगा तो इसके कितने हल होंगे, तो इसके होंगे अद्वितीय हल। कौन हल होंगे, अद्वितीय हल इसके हो जाएंगे। क्लियर। अब अद्वितीय हल हो गए तब इसको बनाना है ब्रज गुणनखंड विधि से। तब ब्रज गुणनखंड विधि से बनाने के लिए एक काम करना है, तो लिख दीजिए a1 का वैल्यू कितना है 2 और a2 का वैल्यू कितना है 3, लिख दिए a2 a1 a2। फिर लिख देते हैं b1 b2, b1 का वैल्यू है 1 और b2 का वैल्यू कितना है 2, ये भी लिख दिए। फिर लिख देते हैं c1 का वैल्यू कितना है -5 और c2 का वैल्यू कितना है -8। ये लिखने से क्या होगा, सवाल गड़बड़ होने का चांस नहीं रहेगा। अब हम लोग इसको बनाते हैं कौन विधि से, तो इसको बनाते हैं ब्रज गुणन विधि से। कौन विधि से, ब्रज गुणन विधि से। और ये विधि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब ब्रज गुणन विधि बनाने से पहले क्या करते हैं, एक फार्मूला इसका, उस फार्मूला का हम लोग लिखेंगे। फार्मूला होता है x/b1c2 माइनस b2c1 बराबर होता है y/c1a2 माइनस c2a1 बराबर होता है 1/a1b2 माइनस a2b1। एक फार्मूला होता है और इसी फार्मूला के तहत यहाँ पर जो हम लोगों ने मान निकाल के रखा है उस मान को वहाँ पे रखेंगे और सवाल को बनाएंगे। तो सवाल को बनाते हैं,
तो क्या हो जाएगा x बटा b1 के जगह पे कितना है 1 है तो लिखिए 1 अगुने c2 का मान कितना है -8 तो -8 प्लस b2 का मान कितना है 2 है तो लिखेंगे 2 अगुने c1 का मान कितना है -5 तो लिखिए -5। इस प्रकार से इसको लिख दिए। इसी प्रकार से y वाला भी लिखना है तो y बटा c1 है -5 तो -5 अगुने a2 हमारा है कितना 3 तो 3 माइनस c2 हमारा कितना है -8 तो -8 तो ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पर तो -8 गुने a1 हमारा कितना है तो a1 हमारा कितना है 2 है तो यहाँ लिख दिया a1 कितना हो गया 2। इस प्रकार से हम लोगों ने इसको लिख दिया। अब लिखने के बाद क्या करना है आपको आना है एक वाला पर तो एक वाला को भी लिखिए a1 b2 a1 कितना है a1 2 है अब b2 कितना है 2 है तो 2 गुने 2 अब माइनस a2 b1 a2 कितना है 3 अब b1 है 1 लिख दिए। अब इसको सिंपल आपको गुना करना है तो क्या हो जाएगा x बट्टा 1 को -8 से गुना करेंगे तो -8 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10 बराबर हो गया y बट्टा 5 तिहाई 15 माइनस में देखिए 8 दूना 16 माइनस तो माइनस माइनस हो गया प्लस 16 बराबर 1 बट्टा 4 माइनस 3। अब इसको सोल्व कर लीजिए तो x बट्टा क्या हो गया -18 बराबर y बट्टा हो गया 1 इधर हो गया 1 बट्टा 1। अब काटा क्या है पहला को अंतिम के बराबर करेंगे और दूसरा को अंतिम के बराबर करेंगे। तो जब पहला को अंतिम के बराबर करेंगे तो पहले x है तो x का वैल्यू निकल जाएगा और दूसरा को दूसरा के बराबर तीसरा के बराबर करेंगे तो वहाँ पर y है तो यहाँ पर y का मान निकाल लेंगे। तो पहले हम लोग इसको बराबर करते हैं हम तो x बट्टा -18 x बट्टा कितना है -18 इसको बराबर करते हैं 1 बट्टा 1 के तो x बट्टा -18 इसको बराबर करते हैं 1 बट्टा 1 से तो बाई क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर -18। अब दूसरा चलते हैं दूसरा में है y बट्टा 1 बराबर 1 बट्टा 1 तो लिखिए y बट्टा 1 बराबर 1 बट्टा 1 तो क्या हो जाएगा बाई क्रॉस गुना करेंगे तो y बराबर कितना आ गया 1 आ गया यानी x का वैल्यू आ गया 18 -18 तो लिख देंगे अतः x का वैल्यू आ गया -18 और y का वैल्यू आ गया आपका 1। इस प्रकार से ये सवाल भी हमारा क्या हो गया सोल्व। तो हम एक बार कूट भी करके देख सकते हैं -18 तो -18 अगर जाते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं -18 तो यानी 18 दूना 36 1 यहाँ पे 1 तो यहाँ पे भी हमारा मान निकल गया। ठीक है इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे मान बैठाते हैं तो मान बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा x बट्टा b1 हमारा कितना है तो b1 हमारा 1 है तो 1 गुने c2 हमारा कितना है c2 हमारा है -8 तो -8 ये माइनस है तो माइनस b2 हमारा कितना है b2 हमारा है 2 तो लिखेंगे 2 गुने c1 कितना है -5 तो लिख देंगे इसको -5 क्लियर बराबर y बट्टा c1 है हमारा -5 गुने a2 हमारा कितना है a2 हमारा है 3 माइनस c2 हमारा है -8 जब माइनस आता है देखो तो ब्रैकेट होता है -8 गुने a1 हमारा है 2 तो लिख देंगे 2 बराबर 1 बट्टा a1 b2 a1 कितना है 2 गुने b2 भी है 2 माइनस a2 है 3 गुने 1 यानी इस प्रकार अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x बट्टा -8 माइनस माइनस होता है प्लस तो 2 पंचे 10 बराबर y बट्टा -15 माइनस माइनस प्लस हो गया 16 तो 1 बट्टा 4 माइनस हो गया 3 तो क्या हो जाएगा x बट्टा 2 बराबर y बट्टा 1 अब बराबर 1 बट्टा 1 कर दिए
तो बराबर 1/1 हो गया। अब क्या करेंगे, पहला को अंतिम के बराबर करेंगे और दूसरा को अंतिम के बराबर करेंगे। पहला को अंतिम के बराबर और दूसरा को अंतिम के बराबर करेंगे तो यहाँ से हमारा x और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग बराबर कर देते हैं, ठीक है। x/2 को 1/1 के बराबर कर दिए। तो बाई क्रॉस गुना करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया 2, और दूसरा था y/1 को 1/1 के बराबर कर दिए तो y का वैल्यू कितना आ गया 1। तो यहाँ पे हमारा x y का वैल्यू निकल गया। तो लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। तो ये सवाल भी हो गया सोल्व। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, ब्रज गुणनखंड विधि से भी सवाल को सोल्व करके x y का मान निकालना सीख गया। तो आपको समझ में आया होगा। आप चलते हैं दूसरे सवाल में, और इसको भी हम लोग पहले चेक करेंगे। चेक करने के बाद हमको ब्रज गुणन विधि से बनाना है। ये आप सवाल हमारा पहले कह चुका है, तो चेक करेंगे। तो चेक करते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर होता है c1/c2। चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/6 बराबर हो गया -5/-10 अब बराबर 20 हो गया 40। कटेगा तो काट दीजिए, 20 दूना 40, 5 दूना 10, माइनस से माइनस गया, 3 दूना 6। तो 1/2 तीनों हमारा बराबर है। और जब तीनों बराबर हो तो कथी पढ़े हैं, अनेक हल होगा, क्योंकि हर बिंदु पे काट रहा है तो इनके अनेक हल हैं। और जब अनेक हल है तो इसके ब्रज गुणन विधि से बनाना है, नहीं बनाना है। सवाल पहले कह दिया है कि ब्रज गुणन विधि से तभी बनाना है जब उसके हल कितने होंगे, अद्वितीय होंगे। तो इसका ब्रज गुणन विधि नहीं बनाना है। तो ये भी हो गया सवाल। अब चलते हैं अगला सवाल पे। अब अगला सवाल को भी पहले चेक कर लेते हैं और चेक करने के बाद हम लोग बनाएंगे। तो चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो क्या हो जाएगा, 1/3 -3/-3 अब -7/-15। 3 से 3 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, यह माइनस से माइनस कट गया। तो 1/3 बराबर 1/1 अब बराबर 7/15। तो इसका पहला ही बराबर नहीं है। तो जब पहला बराबर नहीं होता है तो हम लोग पढ़े हैं कि उसके कितने हल होते हैं, तो सर इसके अद्वितीय हल होते हैं। कौन हल होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। अब जब इसके अद्वितीय हल है तो आपको बनाना पड़ेगा कौन विधि से, ब्रज गुणन विधि से। और जो हम लोगों ने सीखा है, चलिए इसको भी बनाते हैं। बनाने से पहले यहाँ पर मान लिख लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो लिख लीजिए a1 का मान कितना है, तो सर a1 का मान जो है 1 है। a2 का मान कितना है, तो a2 का मान 3 है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, 3 भी लिख दिया, ठीक है। a2 का मान कितना है, 3 है। अब लिखिए b1 का मान है -3, अब b2 का भी मान है -3। अब आते हैं c1 का वैल्यू है -7 और c2 का वैल्यू है -15, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख के अब चलते हैं इसको बनाने ब्रज गुणनखंड विधि से। तो बताए थे कथी करेंगे, x बट्टा, फिर बताए थे क्या y बट्टा, फिर बताए थे 1 बट्टा। फार्मूला क्या दिए थे, b1 फार्मूला आपको हम दिए थे, फार्मूला हम आपको दिए थे b1c2 -b2 c1। इधर दिए थे c1a2 -c2a1 और फिर दिए थे a1 b2 -a2 b1। अब यहाँ पे मान रखते हैं और ये सवाल को बना लेते हैं। तो x बट्टा b1c2, b1 3 है, -3 है तो -3 अगुने c2 हमारा है -15 तो -15 माइनस b2 हमारा है -3 तो 2 को माइनस है तो ब्रैकेट कर देते हैं अगुने c1 हमारा कितना है -7 तो -7। इस प्रकार से ये हो गया बराबर 1 बट्टा c1 हमारा है -7 तो -7 अगुने a2 हमारा कितना है 3 तो 3 माइनस c2 हमारा है -15 तो -15 ब्रैकेट ले लेते हैं अगुने a1 हमारा है 1 तो ले लिए 1 बराबर 1 बट्टा a1 b2, a1 हमारा 1 है तो 1 ले लिए अगुने b2 हमारा कितना है -3 है तो -3 ले लिए माइनस a2 हमारा कितना है, a2 हमारा 3 है तो 3 ले लिए अगुने b1 हमारा -3 है, b1 हमारा कितना है, b1 हमारा -3 है। तो इस प्रकार से क्या किया हमने, इसे लिख दिया। लिखने के बाद अब इसको करते हैं सोल्व। तो क्या हो जाएगा x बटा माइनस माइनस हो गया प्लस 15 या 45, ये भी हो गया माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस 7 3 21 बराबर 1 बटा -21 7 3 21 आई माइनस माइनस हो गया प्लस 15 बराबर 1 बटा -3 और माइनस माइनस हो गया प्लस 3 3 9। तो क्या हो जाएगा x बटा 5 में से 1 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2 24 बराबर 1 बटा 6 -6
और 1 बट्टा कितना हो गया 6। अब क्या करेंगे, पहला को अंतिम के बराबर, दूसरा को अंतिम के बराबर, तब जाके हमारा किसका मान निकलेगा, x और y का मान निकलेगा ना। इधर y है तो इधर आपको y लिखना है, ठीक है, y कर देते इधर पे। तो क्या हो जाएगा, x बट्टा 24 बराबर 1 बट्टा 6, कटने वाला तो काट दीजिए, 6 चौका 24। अब इधर बचेगा 1, x को 1 से गुना करेंगे तो x, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, x का वैल्यू कितना आ गया 4। अब दूसरा को बराबर करते हैं, y बट्टा -6 बराबर 1 बट्टा 6, 6 से 6 कती हो गया, कट गया, इधर बचेगा 1। y को 1 से गुना करेंगे तो y, -1 को गुना करेंगे तो -1। तो इस प्रकार से यहाँ पर x y का वैल्यू निकल गया। तो अतः x बराबर 4 और y का वैल्यू आ गया -1। इस प्रकार से क्या किए, y का वैल्यू कितना आ गया -1। इस प्रकार से क्या किया हम लोगों ने, इस सवाल को ब्रज गुणनखंड विधि से सोल्व करके x और y का मान क्या कर दिए, निकाल दिए। तो इसी के साथ हमको लगता है कि आपका पूरा चैप्टर जो है 2 चर वाला खत्म हो गया। इस पूरे वीडियो में आपको हमने जो है प्रतिस्थापन विधि, ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, ब्रज गुणनखंड विधि, सभी विधि का जिक्र किया है और सारे विधि से सवाल भी बनाया है। तो क्या करना है, आपको पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है और देखने के बाद आपको नोट भी करना है। आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और इसी तरह का अच्छे वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। बहुत ही जल्द फिर आपको अगले मैथ का वीडियो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।